हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं की यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों का इस चैनल पे सिर्फ वही कंटेंट मिलेगा जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए और बहुत ही कम समय में आप लोगों को बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। एक बात याद रखिएगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जी हाँ, अगर आपको सफल होना है, सफलता पाना है जल्दी से जल्दी, तो आपको फुल सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ, बेसिक से लेके हाई लेवल तक का। तो यकीन मानिए आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो इसीलिए शॉर्टकट के चक्कर में ना भागे और आप अपना पूरा फोकस एनसीईआरटी साइंस या एनसीईआरटी की जितनी भी बुक्स है उस पे दें। और इसी चीज़ में आप लोगों को मैं आज कंप्लीट साइंस तो नहीं, आज मैं आप लोगों को कंप्लीट हिस्ट्री क्लास 6 का पढ़ाने जा रहा हूँ। और मैं ऐसे ही आप लोगों को साइंस पढ़ाऊँगा, ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा, है ना, यानी कि जितने भी है सिविक्स वो सब पढ़ाऊँगा मैं आप लोगों को। ठीक है, पूरा एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का। तो इसीलिए आप हमसे जुड़ जाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यकीन मानिए कि मैं आप लोगों को सिर्फ वही पॉइंट बताऊंगा जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे क्लास 6 का हिस्ट्री, वो भी टोटल जितने भी इसमें चैप्टर हैं, 13 चैप्टर हैं, वो 13 चैप्टर पूरा एक बार एक वीडियो में देख लेंगे, एक शूट में देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला अध्याय है मेरा क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है, चलिए इसमें समझते हैं क्या लोग कहाँ रहते थे। जो प्राचीन काल के लोग थे वो कहाँ रहते थे, तो नर्मदा यानी कि मध्य प्रदेश में कई लाख वर्ष पहले लोग यहाँ रहते थे। वह कुशल संग्राहक थे, भोजन, जड़, फलों, जंगलों के उत्पादन पर निर्भर रहते थे, जानवरों का शिकार करते थे। ठीक है, चलिए ये कब की बात हो रही है, जब आदि मानव का समय था उस समय की बात हो रही है। ठीक है, कि लोग कैसे रहते थे, है ना, क्या खाते थे, कहाँ रहते थे। ठीक है, तो इस प्रकार का सब व्यवस्था था वहाँ पे। चलिए तो देखते हैं हम आगे। उसके देखते हैं आगे उत्तर पश्चिम सुलेमान व किरथर पहाड़ियाँ जो कि पाक अफगानिस्तान सीमा क्षेत्र पे है। इस स्थान पर 8 वर्ष पूर्व, है ना, स्त्री पुरुषों से सबसे पहले गेहूं और जौ फसलों को अपनाया किया। भेड़, बकरी, गाय, बैल को पालतू बनाया और गांव में रहते थे लोग। ठीक है, कब के समय, ये मतलब कौन से जगह के लोग, उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरतल पहाड़ी जो कि पाक और अफगानिस्तान सीमा क्षेत्र में पड़ते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम आगे। उसके बाद क्या है, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में बिंद पहाड़ियाँ। ठीक है, गारो असम, बिंद पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश, यहाँ पर कृषि का विकास हुआ। ठीक है, ये याद रखिए गौरव में। सर्वप्रथम चावल बिंद के उत्तर में उपजाया गया। ठीक है, ये जितने भी पॉइंट हैं मैं आपको सिर्फ पॉइंट बता रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, यानी पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जिससे आपका सिलेक्शन हो पाए मैं उसी को बताऊँगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए आप देखते हैं आगे। सिंध और सहायक नदी। ठीक है, सिंध और उसकी सहायक नदी कौन कौन सी होती है समझ में आता है। 4700 वर्ष पूर्व आरंभ में नगल फल फूले गांव व तटवर्तीय इलाके में 2500 वर्ष पूर्व नगरों का विकास हुआ। ठीक है, सिंध और सहायक नदी के तट पर। जैसे यहाँ देखिए गंगा और सोन नदी का सहायक नदी कौन है, गंगा के दक्षिण में प्राचीन काल में मगध की स्थापना हुई थी। ठीक है, गंगा और सोन नदी के किनारे पे। चलिए अब हम देखते हैं अपना देश का नाम जो इंडिया पड़ा वो कैसे पड़ा। इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। ईरान और यूनान वासियों ने सिंधु को इंडोस तथा इंडोस हिंडोस या इंडोस कहा और इस नदी के पूर्व के भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ठीक है, तो कौन ने कहा, किसने कहा, ईरान के लोग और यूनान के लोग, ये याद रखिएगा। ठीक है, भारत का नाम प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों में के एक समूह के लिए किया जाता था। इसका वर्णन ऋग्वेद में भी मिलता है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं हम आगे देखते हैं। ठीक है, सेकेंड स्लाइड देखते हैं। चलिए अतीत के बारे में आप कैसे जानें। आप देखिए अतीत के बारे में हमको पता कैसे लगेगा, उसका भी क्या होता है, एक पैमाना होता है। चलो उसको देखते हैं। पांडुलिपि, यह पुस्तक हाथ से लिखी जाती होती थी। तार के पत्तों व भूस के पेड़ पर छाल से निर्मित थी। ठीक है, यह भोजपत्र पर लिखी जाती थी। भोज पर जो हम लोग खाना खाते हैं ना, तो पहले उस पर वो लिखी जाती थी। ठीक है, पांडुलिपि। अंग्रेजी में इनके लिए मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेन्यू जिसका अर्थ होता है हाथ, और इन पांडुलिपि में पियों में धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। ठीक है, इसी
माध्यम के बुक में। चलिए फिर आगे। ये संस्कृत, प्राकृत व तमिल भाषा में लिखे हैं। प्राकृत आम लोगों की भाषा थी। जो उस समय थी वह प्राकृत थी, आम जन की भाषा। जैसे हम लोगों की आम जन की भाषा अभी क्या है वर्तमान में, हिंदी है। तो उस समय आम जन की जो भाषा थी वो क्या थी, प्राकृत थी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम आगे। अभिलेख, अतीत के वर्तमान बारे में जानने का एक और महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। यह कठोर सतह के उत्कीर्ण किए जाते थे। ठीक है, आप समझते हैं पुरातात्विक क्या होता है। वे व्यक्ति, पुरातात्विकविद, वे व्यक्ति जो अतीत के में बनी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जैसे पत्थर व ईंट से पर बनी इमारतें, अवशेष, चित्र, मूर्तियाँ आदि। ठीक है, आप समझते हैं इतिहासकार क्या होता है, ऐसा किसे कहते हैं। जो लोग अतीत का अध्ययन करते हैं, तिथियों का अर्थ समझते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं इतिहासकार। जैसे बीसी, बीसी मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, है ना, क्राइस्त, ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह जन्म से पहले। ठीक है, एडी मतलब एनो डोमिनी, ई मतलब क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म के बाद। ठीक है, चलिए हम देखते हैं आगे। कृषि का आरंभ कब हुआ था, तो 8000 वर्ष पहले, 8000 वर्ष पहले कृषि का विकास हो चुका था। ठीक है, अब समझते हैं आगे। हिंदू सभ्यता के प्रथम नगर कौन, किसकी स्थापना कब हुई थी, तो 4700 वर्ष पहले हुई थी सिंधु घाटी की प्रथम नगर की स्थापना। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। गंगा नदी के नगर जो मगध था उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2500 वर्ष पहले हुई थी। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे चैप्टर नंबर 2। ठीक है, जो ये हम लोग अभी देख रहे हैं इतिहास का क्लास 6 का टोटल चैप्टर, उसमें चैप्टर नंबर 2 क्या है, इसका नाम क्या है, चलिए देखते हैं पहले। अध्याय 2, आखेट। आखेट मतलब क्या होता है, शिकार। क्या होता है आखेट मतलब, शिकार, शिकार करना। खाद्य संग्रहण से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए अब आ जाते हैं आरंभिक नगर, आखेटक। खाद्य संग्राहक, यह इस महाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले रहते थे। इन्हें यह नाम भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर दिया गया था। भोजन, जानवरों का शिकार, मछलियाँ, चिड़िया, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इत्यादि। ठीक है, इसका इंतजाम करने वाला। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक स्थान दूसरे स्थान पर जाने का कारण। अब एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का कारण क्या था उसको समझते हैं अच्छे से। भोजन की तलाश में इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता था। ठीक है, जो आखेट होते थे। ठीक है, आखेट, आखेट मतलब क्या, शिकारी। ठीक है, चलिए चारा की तलाश में या जानवरों के शिकार में करते थे हुए एक स्थान दूसरे स्थान वो जाते थे। ठीक है, यानी कि घूमते थे। अलग अलग मौसम में फल की तलाश में, पानी की तलाश में इन लोगों ने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों, हड्डियों के औजार बनाए हैं। हम जानते हैं ना कि आदि मानव सबसे पहले किस चीज़ का औजार बनाए थे, तो पत्थर के बनाए थे। ठीक है, वो भी कौन सा, कुल्हाड़ी बनाए थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब समझते हैं आगे। पूरा स्थल क्या होता है, उन स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुएं के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, तो पूरा स्थल इसे कहा जाता है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि पूरा स्थल का आशय क्या है, तो आपका एक लाइन में आंसर होगा क्या, जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं का अवशेष मिलते हैं। ठीक है, चलिए इसीलिए हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं भीमबेटका। भीमबेटका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। सबसे पहले यही पूछ दिया जाता है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे है, तो कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। इस पूरा स्थल पर गुफाएं व कंदराएँ मिली है जहाँ लोग रहते थे, नर्मदा घाटी के पास स्थित है। ये जो है भीमबेटका कहाँ पे है, नर्मदा घाटी के पास में ही है। चलिए आप देखते हैं कुरनूल गुफा, ये आंध्र प्रदेश के, यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इनका इस्तेमाल प्रकाश, मांस भुनने व खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए होता था। पहले जानते थे ना, पहले के ज़माना में जो आदि मानव थे वो अपनी जान की रक्षा कैसे करते थे, आग बार के। ठीक है, वो जहाँ जाते थे वो आग के मसाल को लेके अपने साथ चलते थे। ठीक है, इससे क्या होता था, जंगली जानवर उससे दूर होता था। ठीक है, और उसकी जान बच जाती थी। चलिए अब समझते हैं आगे। लगभग 12,000 साल पहले जलवायु के बड़े बदलाव आए और इसके परिणाम स्वरूप कई घास के वाले मैदान बनने लगे और हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई और मछली महत्वपूर्ण स्रोत बना। ठीक है, कब की बात हो रही है, उस समय की बात हो रही है जब आदि मानव का काल स्टार्ट था, शुरू था। चलिए और हम देखते हैं
प्रारंभिक पशुपालन व कृषक के साक्ष्य। बुर्ज होम, यह कश्मीर में है। यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ था? सबसे पहले प्रारंभिक पशुपालन था और कृषक का साक्ष्य यहीं प्राप्त हुआ था। बुर्ज होम कश्मीर में है, मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, चिरांद बिहार में है, कोल्डी हवा मध्य प्रदेश में है, दाओजली ये असम में है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले पालक और कृषक के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये सारे जगह पर। और कौन कौन जगह पे कहाँ पे है ये याद रखिएगा। ठीक है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका चिरांद है जो कि बिहार में पूछा जाता है, उसका बुर्ज होम, ठीक है, मेहरगढ़, कोल्डी हवा, ये सारे क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। चलिए आप समझते हैं, हम सबको एक अच्छे से समझते हैं सबको। ठीक है, चलिए सबसे समझते हैं बुर्ज होम। वर्तमान कश्मीर में है। लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। ठीक है, उस समय मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ 8000 साल पहले। यह स्थान ईरान जाने वाले रास्ते में महत्वपूर्ण था। यह बोलन दर्रे के पास हरा भरा समतल स्थान है। ठीक है, चलिए अब देखते आगे। इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ, भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, आपको एग्जाम पूछ दिया जाए कि चौकोर और आयताकार घरों का अवशेष कहाँ मिले हैं, तो मेहरगढ़ में ही मिले हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते आगे। मेहरगढ़ के कब्रों के अस्त सामान भी रखे जाते थे। यह कब्र में मानव के साथ एक बकरी भी दफनाई जाती थी। देखिए मेहरगढ़ में क्या होता था, उसमें कब्र में मानव तो मतलब दफनाया जाता था, साथ में एक बकरी भी दफनाई गई है। ये भी याद रखिएगा। आप समझते हैं पूरा पाषाण क्या होता है। यह दो शब्दों पूरा यानी कि प्राचीन, पाषाण मतलब यानी कि पत्थर से बना है। इस 3 भागों में बांटा गया है, बांट सकते हैं, आरंभ, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण युग। ठीक है, अब सबको समझते हैं एक एक करके। पहले है पूरा पाषाण काल, जो 20 लाख से 12,000 के बीच में पड़ता है। ये आरंभ काल कहते हैं। ठीक है, पूरा पाषाण काल को ही हम आरंभ काल भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद है मध्य पाषाण काल। ये होता है 12,000 से 10,000। इस काल में पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं नव पाषाण काल। ये 10,000 साल से पहले अगले युग की शुरुआत होती है इसमें। ठीक है, इसे बोलते हैं नव पाषाण काल। ठीक है, यहीं पर आग की आविष्कार हुआ था, कृषि का आविष्कार हुआ था। ठीक है, पहिए का आविष्कार हुआ था, सब यहीं हुआ था। ठीक है, चलिए अब समझ सकते हैं हम आगे। अब आपका चैप्टर 2 खत्म हो चुका है। अब हम देखते हैं चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर 3 देखते हैं। मैं आप लोगों को इतिहास का क्लास 6 का टोटल चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उसी में आप लोगों को हम बताते हैं अब चैप्टर 3, जिसका नाम क्या है, आरंभिक नगर। ठीक है, क्या है, आरंभिक नगर। अब देखते हैं हड़प्पा की कहानी समझते हैं। ठीक है, लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पूरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे निकट पर विकसित हुई थी। यह सभ्यता 4700 साल पहले विकसित हुई थी। समझिए कितना साल पहले हुई थी, 4700 साल पहले। हड़प्पाई नगरों की अब विशेषता। इन नगरों को हम 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में बांट सकते हैं। ठीक है, चल देखते कौन कौन से हैं। पहले है नगर दुर्ग। यह पश्चिम भाग में था। यह ऊंचाई पर बना था अब अपेक्षाकृत छोटा था, है ना। अपेक्षाकृत क्या था, वो छोटा था। ऊंचाई पर तो बना था लेकिन छोटा था। निचला नगर, यह पूर्वी भाग था। यह निचले हिस्से के बना था। यह बड़ा भाग था। दोनों हिस्सों की 4 दीवारी पक्की ईंट की बनाई गई थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आज समझते हैं मोहनजोदड़ो। इस नगर के विशाल स्नानागार मिला है। यह स्नानागार ईंट व प्लास्टर से बनाया गया है। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत बढ़ाई गई है। इस सरोवर में 2 तरफ से उसके लिए सीढ़ी बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। कालीबंगा और लोथल के अग्निकुंड मिले हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भंडार गृह मिले हैं। भवन, नाले और सड़कें।
चलिए समझते हैं इसको। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों के एक अलग स्नानघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। जल निकासी प्रणाली काफ़ी विकसित थी। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। ठीक है, ये कब हुआ था? ये हड़प्पा जो था ना, उसका हड़प्पाई नगरों की विशेषता थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं हम आगे। अब देखते हैं नगरीय जीवन। हड़प्पा के जो वहाँ के लोग थे, वहाँ के नगरीय जीवन कैसा था उसको समझते हैं हम अच्छे से। ठीक है, चलिए। नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल हुआ करती थी। नगरों में लोग निर्माण कार्य में संलग्न थे तथा यहाँ पर धातु, बहुमूल्य पत्थर, मनके, सोने, चांदी से बने आभूषण प्राप्त हुए हैं। लिपिक। कुछ लोग मोहरों पर लिखते थे। कुछ लोग शिल्पकार थे। तांबे और कांसे औजार हथियार थे। घने बर्तन बनाए जाते थे। चांदी और सोने गहने एवं बर्तन बाट, चट पत्थर, मनके, कार्नेलियन पत्थर हड़प्पा के लोगों के प्रमुख पत्थर की मोहरें बने थे। ठीक है, ये सब कहा था हड़प्पा कालीन नगरों में इसकी विशेषता थी। ये सब मिलते थे यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। अब देखिए आगे है फियांस। बालू या फिर स्टपिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर तैयार किया जाता था। ठीक है ना। अब समझते आगे कच्चा माल जो प्राकृतिक रूप में मिलते थे या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते थे। मेयरगढ़ 7000 साल पहले कपास की खेती होती थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए लिखते हैं आगे। अब आगे देखिए क्या है, समझते हैं। कच्चे माल का आयात तांबा राजस्थान और ओमान से, सोना कर्नाटक से, टीन ईरान से, बहुमूल्य पत्थर गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान बहुमूल्य पत्थर मिलते थे यहाँ से। भोजन। हड़प्पाई लोग जानवर पालते थे और अनाज उगाते थे। यहाँ लोग गेहूँ, जौ, दाल, मटर, धन, तिल, सरसों उगाते थे। जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे और सिंचाई के लिए जल संचयन का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, हड़प्पाई लोग में हड़प्पाई में हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे तथा बेर के इकट्ठा करना, मछलियां पकड़ना और हिरन जैसे जानवरों का शिकार करते थे। ठीक है, हड़प्पाई लोग करते थे ऐसा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। धौलावीरा ये कहाँ पे है? गुजरात में है। खादिर बेट के किनारे पर बसा था। इस नगर को 3 भागों में बांटा गया था। हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इनमें बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। एक खुला मैदान था जिसमें सार्वजनिक कार्यक्रम होते थे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। आयोजन किए जाते थे। इस स्थान पर हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षर को पत्थर से गूंदा गया पाया था। लोथल। अब खंबात की खाड़ी में मिलने वाली सब शरावती उपनदी के किनारे बसा था। यह शंख, मोहरे, मुद्रांकन तथा मोहरबंदी भंडार गृह मिले हैं। ठीक है, कहाँ से मिले हैं? तो लोथल से मिले हैं। चलिए देखते हैं अब आगे देखते हैं। अब जो सिंधु सभ्यता थी उसका जो विनाश था या फिर कह सकते हैं उसके अंत का कारण क्या क्या था? तो नदियाँ सूख गई, ये हो सकता है। जंगलों का विनाश हो गया, बाढ़ आ गई, चारागाह समाप्त हो गए, शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया या युद्ध इत्यादि। ठीक है, क्योंकि यह अभी प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट नहीं है। ठीक है, इसका विनाश का मुख्य कारण क्या है? चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। चलिए अब हम देखते हैं आगे चैप्टर नंबर 4। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोगों को चैप्टर 1, 2, 3 पढ़ाया है अभी, और अभी देखते हैं आप चैप्टर नंबर 3। मैं आप लोगों को इतिहास का कंप्लीट क्लास 6 का कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें आप देखते हैं चैप्टर नंबर 4। अध्याय 4 क्या है? क्या बताती है किताबें और कब्रें?
ठीक है, चलिए अब उसको समझते हैं अच्छे से। मैं आप लोगों को संपूर्ण हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ इसमें, ठीक है, क्लास 6 का। चलिए, प्राचीनतम ग्रंथ व वेद। वेद का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। वेदों का संकलन कृष्णद्वैपायन यानी वेद व्यास ने किया था, ठीक है। चलिए, वेद चार हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, है ना, अथर्ववेद। सबसे पहले समझते हैं ऋग्वेद क्या है। यह सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद की रचना 3500 साल पहले हुई थी। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएँ हैं, जैसे जिन्हें सूक्त कहा जाता है। इनमें 10 मंडल और 1028 सूक्त वह 10,600 मंत्र है, ठीक है, ये ऋग्वेद में है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा एकदम, ठीक है, अच्छे से देखिएगा। चलिए, ऋग्वेद की भाषा प्राकृत प्राकृत संस्कृत तथा वैदिक संस्कृत है। इनमें 3 देवताओं महत्वपूर्ण हैं: अग्नि, इंद्र और सोम, ठीक है। ऋग्वेद में बोले आपको कि मुख्य देवता यानी कि प्रमुख देवता कौन कौन से थे, तो वो थे आपके अग्नि थे, इंद्र थे और सोम थे। चलिए, अब भुज वृक्ष। भुज वृक्ष क्या होता है? 150 वर्ष पहले ऋग्वेद में भुज वृक्ष की छाल पर लिखा गया है। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है, अभी भी सुरक्षित है वो, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, प्रार्थना है। ऋग्वेद में मवेशियों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति, रथ खींचने, लड़ाइयों के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में अनेक नदियां का जिक्र है, जैसे व्यास, सतलुज, सरस्वती, सिंधु तथा गंगा। यमुना का बस एक बार जिक्र है मिलता है। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या फिर समुदाय के आधार पर था। निवास स्थान या संस्कृति परंपरा के आधार पर किया जाता था, ठीक है। लोगों का कहता वर्गीकरण। चलिए, अब देखते हैं आगे। लोगों के लिए शब्द। लोगों के वर्गीकरण काम, भाषा और परिवार के समुदाय के निवास स्थान, संस्कृति परंपरा के आधार पर किया जाता था। काम के आधार पर ऐसे 2 समूह थे समाज में, ठीक है। चलिए, उसको देखते हैं कौन कौन से 2 समूह थे। चलिए, उसको समझते हैं अच्छे से। चलिए, पहला क्या है? पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था। यज्ञ व अनुष्ठान कार्य करते थे, ठीक है, पुरोहित होते थे वो। उसके राजा, यह आधुनिक समय में जैसे नहीं थे। यह न महल में रहते थे और न ही राजधानियाँ में, न ही सेना रखते थे और न ही कर बसलते थे। इनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप शासक नहीं बनता था, ठीक है, उस समय की बात ही हो रहा है। चलिए, जनता व पूरे समाज के लिए इसका प्रयोग आज भी होता है। दूसरा शब्द विष, जिसका वैश्य शब्द निकलता है, ठीक है। चलिए, देखते हैं आगे। जिन लोगों के प्रार्थनाओं की रचना की वेद वे खुद से आर्य कहते थे, वे विरोधियों के दास व दिक्षु कहते थे, ठीक है, उसके लिए यूज होता था। चलिए, समाज के मुख्य रूप से 4 वर्गों का बना हुआ था। ब्राह्मण यज्ञ कराते थे, अनुष्ठान करवाते थे। वैश्य, व्यापारी और क्षत्रिय क्या थे? सेना करते थे। शूद्र दास थे, ठीक है। इस 4 तरह की जातियों का इसमें उल्लेख किया गया है, ठीक है, ऋग्वेद में। चलिए, हम आगे समझते हैं महाभाषण। 300 साल वर्ष पहले शुरू हुई थी। यह शिलाखंड महापाषाण है। महापाषाण, महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों के द्वारा करीने के लगाए गए थे। यह प्रथा ढक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत, कश्मीर में प्रचलित थी। मृतकों के साथ लोहे के औजार, हथियार, पत्थर, सोने के गहने, घोड़े के कंकाल। महापाषाण काल 300 साल पहले लोहे के प्रयोग आरंभ हुए थे, हो गए थे, ठीक है। चलिए, अब समझते हैं इनाम गांव। इनाम गांव क्या था, है ना? 3600 से 2700 साल पहले भीमा की सहायता नदी घोड़ा के किनारे एक जगह है। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। उसका सिर उत्तर की ओर और होता था। कई बार इन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। खाना खाने और पानी पीने के बर्तन सब के पास रख दिए जाते थे। इनाम गांव के पुराविदों के गेहूँ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल के बीज मिले हैं, ठीक है, ये सभी याद रखिएगा आप लोग। चलिए, देखते हैं आगे। उसके बाद देखिए क्या क्या मिला है। और
जानवरों की हड्डियाँ मिली है। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, हिरन, सुअर, चिड़िया, कछुआ, केकड़ा और मछलियों की हड्डियाँ भी पाई गई है। ठीक है, चलिए ईमान गांव में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। अब है आपका हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5। इससे पहले मैंने चैप्टर 1, 2, 3, 4 अभी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब समझते हैं चैप्टर 5 ये क्या है, समझते हैं। राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे अभी। चलिए देखते हैं। 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव आए। अश्वमेध यज्ञ आयोजित करके राजा के रूप प्रतिष्ठापित हो गए। ठीक है, शासक। 3000 साल पहले राजा बनने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव आए। अश्वमेध यज्ञ आयोजित करने के राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगा। ठीक है, जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह। ठीक है, जनपद। चलिए अब समझते हैं अश्वमेध यज्ञ क्या होता है ना। बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज है कि अश्वमेध यज्ञ होता क्या है। इस यज्ञ में चलिए समझते हैं ये अश्वमेध यज्ञ क्या था। समझते थोड़ा सा यहाँ से। चलिए, यह यज्ञ में रख घोड़े के को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण करने के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े की दूसरे राजा को रोका तो वह अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के युद्ध करना होगा। अगर उसे जाने दिया तो अश्वमेध यज्ञ वाला राजा अधिक शक्तिशाली है। यज्ञ पुरोहित के द्वारा संपन्न होता था तथा विभिन्न राजाओं को आमंत्रित किया जाता था। ठीक है, समझ में आ गया ना कि इसमें क्या होता था। अब यशमेघ क्या गया, जो यशमेघ के करहा रहा है उसको क्या, उसे जो घोड़ा होता था उसको छोड़ दिया जाता था। अगर कोई दूसरा राजा उसको अगर पकड़ लिया तो उसको जो अश्वमेध यज्ञ करा रहे हैं उससे युद्ध करना पड़ता था। ठीक है, अगर कोई इस घोड़े को नहीं पकड़ पाया तो जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा था घोड़ा, उसका जो राजा था वो क्या बहुत शक्तिशाली माना जाता था। बस वही है। चलिए अब समझते हैं आगे। उत्तर वैदिक ग्रंथ, जो ग्रंथ ऋग्वेद में बाद रचे गए हैं जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उपनिषद, ये सब क्या है, उत्तर वैदिक ग्रंथ है। ठीक है, यानी ऋग्वेद के बाद जो भी ग्रंथ की रचना हुई है सब है उत्तर वैदिक ग्रंथ के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और उपनिषद है। चलिए अब समझते हैं वर्ण क्या होता है। ये हिंदी के वर्ण नहीं है, यह जाति की बात हो रही है। ठीक है, चलिए पुरोहित के लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया। पुरोहित ने वर्णों को कितने भागों में बांटा, 4 वर्णों में बांटा। पहले है ब्राह्मण, वेदों का अध्ययन अध्यापन और यज्ञ करना, यह ब्राह्मण का काम था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। उसके बाद क्षत्रिय का काम था। क्षत्रिय का काम था युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना, यह क्षत्रिय का काम था। वैश्य का काम क्या था, कृषक यानी कृषि काम करना, पशुपालन करना और व्यापार करना। क्षूद्र का क्या काम था, तीनों वर्णों की सेवा करना, ये था क्षुद्र काम। सबसे घटिया काम इसी का था। ठीक है, कह सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आगे। जनपद, जनपद का शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह होता था। महायज्ञ करने वाले राजा अब जन के राजा न होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। इन लोगों की झोपड़ियाँ में रहते थे, मवेशी तथा जानवरों को पालते थे, चावल, गेहूँ, धान, जौ, दाल, तिल, सरसों उगाते थे और कुछ जनपद थे। ठीक है, इस समझते को जित दिल्ली पुराना किला है ना। उत्तर प्रदेश में कौन है, उत्तर प्रदेश में हस्तिनापुर। एटा में कौन है, अंतर जिखेरा। ठीक है, ये सब जनपद के कुछ उदाहरण है, जगह है। चलिए महाजनपद, 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे, इन्हें महाजनपद कहा गया जाने लगा। अधिकतर महाजनपदों में एक राजधानी होती थी, कई राजधानियां में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर, समझते हैं इनके चारों क्या थे। देखिए इनके चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवारें खड़ी कर दी गई, अपनी समृद्ध और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह के क्षेत्रों पर नियंत्रण रखना भी
सरल हो गया था। ठीक है, चलिए अब समझते हैं आगे। कर क्या था? महाजनपदों के राजा विशाल किले में बनाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसीलिए अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। अधिकांश लोग कृषक ही थे, प्रायः फसल का उपज का एक छठा हिस्सा कर लिया जाता था। ठीक है, कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए। श्रमिकों को राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था, यानी कि श्रमिकों के लिए भी कर लगाए गए थे। ठीक है, एक दिन की रोजी रोटी उसको देना पड़ता था, कहने का मतलब यही है। चलिए, पशुपालक, जानवरों और उसके उत्पादन के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों, सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था, जो अभी भी दे रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये पहले भी समझिए कितने साल पहले भी ये प्रथा लागू थी। चलिए, अखेट को जंगलों में प्राप्त हुए देनी होती थी। ठीक है, जंगलों से प्राप्त वस्तुएं पर भी देनी होती थी क्या? आखेटकों को, यानी कि कर देना पड़ता था। आखेटक जो गई है, जंगल में रहते थे, है ना, कि शिकार करते थे, फल कंदमुंद ये सब खाते थे, कुछ करते थे ना ये सब का। चलिए, उसको समझते हैं। कृषि के परिवर्तन। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए थे। ठीक है, चलिए कौन कौन थे उसको समझते हैं। पहले, हल के फाल और अब लोहे के बनने लगे, जिससे अब कठोर जमीन को भी आसानी से जोता जा सकता था। इनकी फसलों की उपज बढ़ गई। ठीक है, चलिए सेकेंड में क्या है, लोगों ने धान और पौधों को रोपने के शुरू किया, जिससे अब पहले से तुलना में बहुत पौधे जीवित रह जाते थे, इसीलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। सूक्ष्म निरीक्षण। आप समझते हैं मगध। लगभग 200 साल पहले के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। मगध एक हिस्सा जंगलों से भरा था। ठीक है, जो मगध का एक हिस्सा था क्या था, वो जंगलों से क्या था, पूरा भरा था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाए जाता था। मगध। बिंबिसार मगध का शक्तिशाली शासक था तथा अजातशत्रु राजगृह के स्तूपों का निर्माण करवाया था। ठीक है, ये भी समझिएगा आप लोग। चलिए अब देखते हैं आगे। महापद्मनंद एक महत्वपूर्ण शासक थे। जो कौन था? बहुत शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण क्षेत्रों पर उप महाद्वीपों के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला दिया था। बिहार की राजगिरी, आधुनिक राजगीर, कई साल तक मगध की राजधानी बनी रही थी और बाद में पाटलिपुत्र, आज पटना जो है, वो राजधानी बनाया गया था। ठीक है, महाजनपद नंद द्वारा। चलिए अब देखते हैं बज्जी कौन था। इनकी राजधानी वैशाली थी। यह मगध के समीप था। यहाँ शासक व्यवस्था गण संध थी। इन गण संध में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासक करते थे, वे सभी राजा होते थे। ठीक है, चलिए सामयिक रूप से राजा। चलिए अब देखते हैं 2300 साल पहले मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उनके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। ठीक है, चलिए अब समझते हैं हम आगे। हम देखते हैं हिस्ट्री का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6। ठीक है, ये क्या है समझते हैं इसको। नए प्रश्न नए विचार। ठीक है, अब नए प्रश्न कौन से हैं, नए विचार कौन से हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है। ये एनसीईआरटी के क्लास 6 का मैं हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, और संपूर्ण हिस्ट्री आप लोगों को एक शॉर्ट में मिल जाएगा, यानी कि एक वीडियो में ही मिल जाएगा पूरा। इसीलिए आप लोग ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। ठीक है, मैंने आपको बताया था शुरू में ही कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपको पढ़ना है तो पूरा पढ़ना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, तब जाके आपका सिलेक्शन आसानी से हो पाएगा। चलिए देखते हैं आगे। गौतम बुद्ध। बचपन का नाम क्या था इसका? सिद्धार्थ था। जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में, है ना। कुल क्या था? शाक्य एवं प्रथम उपनिषद उपदेश कुशीनगर में दिया था। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी इसको? बोधगया में हुआ था 35 वर्ष की उम्र में। जीवन का अंत कहाँ हो गया था? 443 ईस्वी में कुशीनगर में हो गया था। यानी कि पूरा गौतम बुद्ध का पूरा जीवनी यहाँ पर आपको एक नज़र में मिल चुका है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। आप समझते हैं सबको डीपली और ये बहुत विस्तार से। ज्ञान प्राप्ति।
बुजुर्ग बीमार मृत साधु, जिसके कारण 29 वर्ष की आयु में ज्ञान की खोज में उन्होंने घर को के सुखों को त्याग छोड़ दिया। अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे। 35 वर्ष की आयु में बोध गया के निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। उनके बाद बुद्ध के रूप में जाने लगे। पहली बार सारनाथ में अपना उपदेश कौंडिन्य व उनके साथियों को दिया। ठीक है। गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद और उपाली थे। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों को प्राकृत भाषा में दी थी। ठीक है। बुद्ध ने अंतिम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्त बताया है। सारनाथ में स्तूप का निर्माण किया गया है। ठीक है। बुद्ध का सारनाथ में इसका क्या है, स्तूप भी है। चलिए अब देखते हैं हम आगे। अब देखते हैं प्रमुख शिक्षा। जीवन कष्टों व सुखों से भरा है। यह इच्छा व लालसाओं से कारण होता है। ठीक है। सेकंड में क्या है, इस लालसा को उन्होंने तृष्णा कहा है। तीसरा, इसका समाधान आत्म संयम और कर्म के परिणाम चाहे अच्छे हो या बुरे हो हमारे वर्तमान जीवन के लिए साथ साथ बाद में जीवन के प्रभावित करते हैं। ठीक है। चलिए अब बौद्ध ग्रंथ कौन कौन से हैं और वो समझते हैं। चलिए यहाँ देखिए, पहला है मेरा विनय पिटक, जीवन की घटनाएं। ठीक है। सुप पिटक, संधि के नियम। और अभिधम पिटक, यह आध्यात्मिक विचार। इन सब में मिलता है। ठीक है। तीन है ना, विनय पिटक, सुत पिटक और अभिधम पिटक। उपनिषद समझते हैं। यह उत्तर वैदिक ग्रंथ है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। क्या होता है, गुरु के समीप बैठना। उपनिषद का यह आशय होता है। यह बातचीत का संकलन है। इसके अंतर्गत विभिन्न विचारकों चिंतकों के द्वारा मृत्यु के बाद खोज में ढूंढे हुए उत्तर है। ठीक है। चलिए अब समझते हैं जैन धर्म। जैन धर्म संस्कृत के जिन शब्दों से बना है जिसका अर्थ होता है विजेता होता है। महावीर जैन का जन्म 540 ईस्वी में पूर्व में कुंडलग्राम वैशाली यानी कि बिहार में हुआ था। उन्होंने जिब्बक ग्राम के प्रथम उपनिषद दिया था, राजगिरी में दिया था। जीवन का अंत कब हुआ उसका, 468 ईसा पूर्व में। ठीक है। चलिए अब समझते हैं आगे। पावपुरी राजगिरी बचपन का नाम था। वर्धमान महावीर जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। 24वें महावीर जैन के यह वज्जी संघ के लिच्छवी के कुल क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन एवं एकांकी जीवन बिताया था। इनके बाद उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर अपने शिक्षा प्रकृति में दी थी। त्रिरत्न इसके कौन थे, सम्यक ध्यान, सम्यक दर्शन और सम्यक आसन, जैसे दिगंबर और श्वेतांबर। ठीक है। चलिए अब समझते हैं जैन धर्म की शिक्षाएं कौन कौन सी थी, तो उसको समझते हैं। पहला था अहिंसा के नियम का कड़ाई से पालन कर किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। ठीक है। अहिंसा का मतलब मार्ग अपनाना, पहला यह था। दूसरा था भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया था। जितने व्यापारी थे उसने जैन धर्म क्या था, समर्थन किया था। ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। अब समझते हैं इसको चौथा। कई शताब्दी तक इनकी शिक्षाएं मौखिक रही, परंतु 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। ठीक है। चलिए संत महावीर और बौद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। वाह, एकदम सही बात है। ठीक है ना, आप मानते हैं ना, क्योंकि आप लोग भी ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपने घर को छोड़कर कहीं और पर रहकर डेरा रहकर ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, तो एकदम सही बात है ये, है ना। घर पे रह के आपको ज्ञान की जो प्राप्ति आप चाहिए वो प्राप्ति आप नहीं कर सकते, है ना। एक सफल जीवन के लिए आपको घर को त्यागना ही पड़ेगा। ठीक है। अपने परिवार से विमुक्त होना ही पड़ेगा आपको, तब जाके आपको सफलता 100% मिलेगी। ठीक है। चलिए विनय पिटक में संघ में रहने वाले भिक्षुओं के लिए नियम बनाए गए थे। संघ के ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी और मजदूर प्रवेश ले सकते थे। ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे। विहार, जो हम लोग सुनते हैं ना, विहार क्या होता है, जब समझते हैं इसको। विहार क्या होता है। जैन और बौद्ध भिक्षुओं के पूरे साल
एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे, परंतु वर्षा ऋतु में यह संभव नहीं था, इसीलिए इन्हें निवास स्थान की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने अनुयायियों ने कुछ उद्यान बनाए, विहार दान द्वारा प्राप्त भूमि बनाए गए, इनमें लोग भोजन, दवा, वस्त्र लेकर आ जाते थे और उसके बदले में उन्हें उपदेश दिया जाता था। समझिए, है ना, यही था मेरा विहार, ओ विहार। ठीक है, यानी कि बौद्ध भिक्षुओं और जैन भिक्षुओं का रहने का जगह। ठीक है, जहाँ पर वह बरसात के समय में रहते थे और लोग उसको भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ देते थे और उसके बदले में उसे उपदेश की प्राप्ति होती थी। ठीक है, उसको वहाँ पे उपदेश मिलता था। चलिए अब समझते हैं आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था, जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म जब इसमें फैल रहे थे तब ब्राह्मण ने आश्रम व्यवस्था का विकास किया था। अब आश्रम व्यवस्था का विकास किसने किया था? तो ब्राह्मण ने ही किया था। ठीक है, कोई पूछे तो बता देना आप उसको। आश्रम अर्थात जीवन के चरण, ब्रह्मचार्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य यह आशा की जाती थी कि वह सदा जीवन बिताए और वेदों का अध्ययन करे। ठीक है, गृहस्थ, विवाह करने के पश्चात इस आश्रम में प्रवेश हो जाता था। ठीक है, गृहस्थ में। आप इसका क्या है? वनप्रस्थ, जंगल में रहकर साधना करना, यह वानप्रस्थ था। ठीक है, संन्यास, जब सब त्याग कर सन्यासी बन जाता है, जब उसे बोलते हैं संन्यास। ठीक है, चलिए अब समझते हैं आगे। अब है चैप्टर नंबर 7। मैं आप लोगों को अभी हिस्ट्री क्लास 6 का टोटल चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और इसी में चैप्टर नंबर अब 7 देखते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 2400 वर्ष पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य के चंद्रगुप्त की सहायता की थी। इस साम्राज्य था चंद्रगुप्त के मंत्री भी चाणक्य के अर्थशास्त्र की रचना की थी। नगरों के व्यापारी, सरकारी अधिकारी, शिल्पकार रहा करते थे, है ना। यहाँ पे मौर्य साम्राज्य में गांव में किसान पशुपालक थे। मध्य भारत के ज़्यादातर इलाके में जंगलों का संग्रहण और शिकार की जीविका चलाए जाते थे। ठीक है जी। मेगास्थनीज एक राजदूत बनकर आया था जो कि यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। इन प्रसिद्ध पुस्तक की पुस्तक कौन सी है? तो इंडिका है। किसकी पुस्तक है ये? मेगास्थनीज की बहुत अच्छी पुस्तक है। कौन? इंडिका। चलिए अब देखते हैं आगे। अब जो मौर्य काल का साम्राज्य था उसकी राजधानी क्या की? तो भैया पाटलिपुत्र था, उज्जैन था और तक्षशिला था। ये सारे इसकी राजधानियाँ रह चुकी है। अब समझते हैं प्रशासन। राज्यों का बड़ा होने के कारण अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। ठीक है, चलिए जैसे देखते हैं पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में कैसे होता था? इसके आसपास कई इलाके सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका अर्थ हुआ गांव और शहरों के किसान, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारियों को इकट्ठा करने के लिए राजा ने अधिकारियों को नियुक्त किया करता था। ठीक है, तक्षशिला, उज्जैन, छोटे छोटे क्षेत्रों, प्रांतों पर इन स्थानों से नियंत्रण किया जाता था तथा कुछ हद तक पाटलिपुत्र में इन पर नियंत्रण रखा जाता था तथा इन स्थानों पर राजकुमारों को राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। ठीक है, कहाँ पे? तक्षशिला, जो कि उज्जैन में है। चलिए अब देखते हैं आगे। अब समझते हैं हम लोग आगे। अन्य इलाकों में सिर्फ नदियाँ और मार्गों का नियंत्रण होता था तथा वहाँ उन्हें संसाधन भेंट के रूप में मिलते थे। उदाहरण के लिए उत्तर पश्चिम में कंबल, दक्षिण भारत से सोना, कीमती पत्थर। ठीक है, चलिए अब समझते हैं आगे। अशोक सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा अंततः तक अपने संदेशों तक पहुँचाने की कोशिश की। है ना। अशोक ने ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में तथा ब्राह्मी भाषा में ही लिखे हैं। ठीक है, अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्तीय उड़ीसा का एक प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबों को देखकर उन्हें युद्ध के वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय किया कि वह भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेगा। आप समझिए, इसीलिए वह अशोक महान कहा है ना, इसी प्रक्रिया को लेकर। चलिए, अशोक का धर्म क्या था? अशोक का धर्म किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे से व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दे। वे बंधु के उपदेशों से प्रेरित हो थे। अशोक ने धर्म को विचारकों को प्रसारित
करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस तथा श्रीलंका में दूत भेजे थे। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, इसीलिए मैं आप लोगों को इसका सेकेंड पार्ट अगले पार्ट में बताऊंगा। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मैं यकीन मानिए कि ऐसे ही NCERT सीरीज़ के लिए आप हमसे जुड़ जाइए, मैं पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर करवा दूँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब आगे यहाँ से। अब आगे क्या है मेरा अध्याय 8, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। ठीक है, यह है चैप्टर नंबर 8 और ये हिस्ट्री का मैं आप लोगों को संपूर्ण हिस्ट्री क्लास 6 का पढ़ा रहा हूँ। चलिए देखते हैं आगे। लोहे के औजार और खेती। उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले हुआ। महापाषाण कालों पे लोहे औजारों, हथियारों बड़ी संख्या में मिले। जंगलों को साफ सफाई करने के लिए कुल्हाड़ियों, जुताई के लिए, हलों के लिए फाल इस्तेमाल किए गए। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए कुछ कदम। कृषि के विकास में नए औजार, रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे। उसी तरह सिंचाई के लिए नहरें, तालाब, है ना, वक्षीय जलाशय बनाए गए। चलिए, गांव में कौन कौन रहते थे? इस महाद्वीप में दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों में अधिकांश लोग कम से कम 3 तरह के लोग करते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को बेल्लाला कहते थे। साधारण हलवाहों को उन पार और भूमिहीन मजदूर को डास, कैडेसियार और आदिमय कहते थे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। देशों के लिए उत्तरी हिस्से। ग्राम भोज गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। यह गांव प्रधान होता था। अक्सर यहाँ एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियाँ तक रहते थे। यह आनुवंशिक पद था। यह गांव का बड़ा भूभाग होता था। अपनी जंदी दास मजदूरों से काम लेता था। यह गांव में कर वसूलों राजाओं को देता था तथा कभी कभी न्यायाधीश और पुलिस का भी काम करता था। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। आप देखते हैं आगे क्या था। हाँ, स्वतंत्र कृषक। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी थे जिन्हें गृहपति कहते थे। इनसे ज़्यादातर छोटे किसान ही थे, दास या कर्मकार। इसके पास स्वयं ही जमीन नहीं होती थी और यह दूसरों को ज़मीन पर कार्य करते थे। कुछ लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर, शिल्पकार आदि कुछ दास कर्मकार भी थे। ठीक है, चल देखते हैं आगे। अब समझते हैं संगम साहित्य। ठीक है, तमिल की प्राचीन रचनाओं में संगम साहित्य कहते थे। इनकी रचना 2300 साल पहले की गई थी। संगम साहित्य इसीलिए कहा जाता था क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया था। ठीक है, आहत सिक्के। सबसे पुराने आहत सिक्के जो कि करीब 500 साल चले। चांदी या फिर तांबे के सिक्के पर विभिन्न आकृतियों के आहत कग्र बनाए जाते थे। उन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नगर। अनेक गतिविधियों के कारण अक्सर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा 2500 साल पहले से ज़्यादा समय तक एक महत्वपूर्ण नगर रहा। 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। मथुरा बेहतरीन मूर्तियों बनाने के केंद्र था। मथुरा एक धार्मिक केंद्र बन रहा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। शिल्प तथा शिल्पकार। पुरास्थलों में शिल्पों के नमूने मिले। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले जिन्हें उत्तरी काल में काले चमकीले पात्र कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीपों के उत्तरी भाग में मिले हैं। अनेक शिल्पकार व्यापारी अपने अपने संद बनाने लगे थे। ठीक है, जिन्हें क्या कहें अब समझते हैं यहाँ पे। जिन्हें सेनी कहते थे। काम प्रशिक्षणों देता था, कच्चा माल उत्पन्न कराता था अथवा मेल का वितरण करता था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सूक्ष्म निरीक्षण। अरिकाडमेडू
बल्कि पांडिचेरी में है। 2200 से 1900 साल पहले एक पतन था। यहाँ दूर दूर से आए जाए जहाज़ों से सामान उतारने जाते थे। इस स्थान पे भूमध्य सागरीय एक एफोरो जैसे पात्र मिले हैं। इनमें से तेल शराब जैसे सरल जा सकते हैं। ठीक है, तरल जा सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 9। चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 9 क्या है। व्यापारियों तथा तीर्थयात्रियों। समझते हैं व्यापारी तथा व्यापारियों के बारे में जानकारी। दक्षिण भारत सोना, मामले, कच्ची मिर्च, कीमती पत्थर के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इनकी मांग थी। ऐसे ही काले सोने के लिए बुलाए जाते थे। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों, सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में अनेक स्तोमन सिक्के मिले हैं। रोम के व्यापार चल रहा था। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। इनमें से कुछ समुद्री किनारे चलते हुए, कुछ अरब सागर और कुछ बंगाली खाड़ी पार करते थे। अफ्रीका या फिर अरब के पूर्वी तट से इसी उपमहाद्वीप पश्चिम तट पर पहुंचाने जा सकते थे, जो दक्षिण पश्चिमी मानसून से साथ चलता पसंद करता था, समुद्र तटों से लगे। चलिए देखते हैं आगे। अब समझते हैं राज्य। इन उपमहादेशों में दक्षिण भारत में बड़ा तटीय प्रदेश है। इन बहुत से पठार नदी के मैदान हैं। नदियों के मैदानी इलाके में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं हम आगे। संगम मूवेदार तमिल शब्द जिसका अर्थ है 3 मुखिया, चोर, चेर और पांड्य, जो कि करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत के काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन सब के दो सत्ता केंद्र थे। इनके एक तटीय हिस्सा और दूसरा अंदरूनी हिस्से था, है ना, छिपा हुआ हिस्सा। चलिए अब समझते हैं आगे। इन तरह के 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। चोरों का पतन पुरहारा कावेरीपट्टनम, दूसरा पांड्य की राजधानी मदुरै। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों मांगते थे। इनके लगभग 200 वर्ष के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश में प्रभाव बढ़ा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र थी श्री सातकर्णी था। उसके बारे में हमने उसकी माँ गौतमी बल्लभश्री द्वारा दान किए गए अभिलेख से पता चलता है। ठीक है, रेशम मार्ग की कहानी। कीमती चमकीले रंग के और चिकनी मुलायम बनावट के वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज बहुमूल्य माने गए। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया था। रेशमी कीड़ों को कच्चा रेशम से निकालकर सूत कताई और फिर उसके कपड़ा बनाया जाता था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सबसे पहले रेशम कीट का जो रेशम था, रेशमी कपड़े कहाँ पर बनाए गए, तो चीन में। ठीक है, कागज़ का भी सबसे पहले जो छपाई हुआ था या फिर उसका जो बुनाई हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो चाइना में ही हुआ था। चलिए, इस तकनीक को उन्होंने हज़ारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। चीनी यात्री जिसे रास्ते से आया करते थे वह रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट था नाम जाना प्रसिद्ध हो गया। चीनी शासकों ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उभार के लिए तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। 200 वर्ष पहले रोम के शासकों ने धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने के लिए शासकों को कुषाण थे। चलिए देखते आगे। बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों ने सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया था। उसने बौद्ध परिषद का गठन किया, जिन्होंने एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार किए थे। बुद्ध की जीवनी बहुचित्र रचना कवि अश्वघोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। अश्वघोष तथा विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखनी शुरू कर दिया था। ठीक है, पहले प्राकृत था, अब क्या था, संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था। चलिए देखते हैं आगे। बौद्ध धर्म में महायान का विकास। पहला मूर्तियों में बौद्ध उपस्थितियों निर्माण प्राप्ति पेड़ की मूर्ति दर्शाया गया है। ठीक है, चल देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं आगे। बुद्ध की प्रतिमाएं मथुरा और तक्षशिला में बनाई गई है।
जाने लगी। दूसरी परिवर्तन बौद्धिस्ट अथा लेकर अबौधिस्ट सूर्य ज्ञान को बाद एकांक वासियों करते थे, ध्यान साधना करते थे। ठीक है, चल लिखते हैं आगे। लेकिन वहाँ के लोग शिक्षा देने की मदद करते थे, करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक करते समझते थे। बौद्ध धर्म पूरे मध्य एशिया, चाइना, कोरिया, जापान तक फैल गई। दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया तक फैल गया था। ठीक है, अब चलते हैं तीर्थयात्री। भारत की यात्रा पर आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्री फासियन काफ़ी प्रसिद्ध है। 1600 साल पहले आया था। हेनसांग 1400 साल पहले भारत आया था और उसके बाद इत्सिंग 5-7 साल पहले आया था। ठीक है, चलिए अब भक्ति की शुरुआत कब हुई थी? देवी देवताओं की पूजा का चरण शुरू हुआ, जिसमें से हिंदू धर्म की प्रमुख पहचान बन के आई। इनमें शिव, विष्णु, दुर्गा जैसे देवी देवता शामिल हैं। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भागवत गीता में कही गई है। ठीक है, चलिए देखते हैं वो आगे। चैप्टर नंबर 10। अब समझते हैं आप लोग नए साम्राज्य और राज्य। मैं आप लोगों को क्लास 6 का संपूर्ण हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, उसी में आप लिख रहे हैं चैप्टर नंबर 10। चलिए समझते हैं उसको। परिस्थितियाँ, यह एक विशेष किस्म की अभिलेख है ना। परिस्थितियाँ जिन्हें परिस्थिति कहते हैं, यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा। परिस्थितियाँ लिखने का प्रचलन भी था। ठीक है, चल लिखते आगे। अब समुद्रगुप्त की परिस्थिति। समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहते थे। हरिसेन ने इनमें राजा की एक युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान, एक उत्कृष्ट कवि से भरपूर था, प्रशंसा की है। ठीक है, चल देखते आगे। हरिसेन द्वारा समुद्रगुप्त की नीतियाँ। पहला क्या है? आर्यवर्तन के 9 शासकों को समुद्रगुप्त से हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। दूसरा, दक्षिण पथ के 12 शासकों ने आए थे। इन सबों ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण कर दिया था। तीसरा, इनमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गण संघ आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, जिनका आज्ञाओं पालन करते थे तथा अपने दरबार उपस्थित हुए करते थे। कुषाण तथा शक वंश के श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधिकता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उनसे किया। ठीक है, चलिए अब समझते हैं विक्रम संवत। 5858 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था विक्रम संवत, जो कि गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा गया था। ऐसा कहा जाता है कि उनकी शकों की विजय के प्रवृत्तियों के रूप में इसी संवत की स्थापना की थी, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब देखते हैं आगे। वंशावलियाँ क्या थी? अधिकांश परिस्थितियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी मिलाती है। उनकी माँ कुमार देवी लक्ष्मीगण, समझते इसको, लक्ष्मीगण की थी, देखते हैं कि थी। पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धिराज जैसे बड़ी उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। ठीक है, चलिए चंद्रगुप्त ने की थी और समुद्रगुप्त ने भी धारण क्या की थी? तो धारण की थी। चलिए हर्षवर्धन तथा हर्षचरित। 1400 साल पहले हर्षवर्धन ने अपनी शासन किया था। उनके दरबारियों कवि बाणभट्ट थे। संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी थी, जिसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने की वर्णन है। चीनी यात्री हेनसांग ने हर्ष के दरबार में रहते थे। उन्होंने वहाँ पर जो कुछ देखा उन्हें विस्तृत किया। थानेश्वर के राजा बने। मगध और बंगाल के जीत कर उन्हें पूर्व में भी मिला लिया, ढक्कन की भाइयों में मिला लिया। ठीक है, चलिए देखते हुए आगे। पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। पुलकेशिन द्वितीय की अब आगे परिस्थितियाँ। इन काल में पल्लव और चालुक्य शक्तिशाली भारत के सबसे महत्वपूर्ण शासक थे। पल्लवों का राजधानी कांचीपुरम के आसपास क्षेत्रों में लेकर कावेरी नदी के
डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्य के तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी एलोहे थी। यह प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिरें थे। ठीक है, यहाँ देखते हैं। चालुक्य एक दूसरे से सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उन्होंने बारे में हमें दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित परिस्थिति से पता चलता है। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व पश्चिम दोनों समुद्र तट पर इलाकों में अपनी अभियान चलाए। इनके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। ठीक है, आप समझते हैं इसका। इन राज्यों के प्रशासन कैसे चलाई जाती थी? तो प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव थी, लेकिन धीरे धीरे कई बदलाव आए। कुछ महत्वपूर्ण उसके केंद्र भी अनुशासित किए गए। उसमें कौन कौन से समझते हैं उसको, देखिए। बनाए गए, कभी कभी एक व्यक्ति कई पदों को कार्य करता था। वहाँ स्थानीय प्रशासन की प्रमुख व्यक्तियों का बहुमत होता था। एक नए प्रकार की सेना सीमांत भूमि के कर वसूलते थे, जिन्हें सेना तथा घोड़ा की देखभाल करते थे। साथ ही साथ वे इससे भी हथियार जुटाते थे। ठीक है, चलिए देखते आगे। दक्षिण के राज्यों के सभाएं। पल्लवों के अधिक अभिलेखों के कई स्थानीय सभाओं की चर्चा की है। इसमें एक ब्राह्मण भूमिगत संगठन की से एक सभा कहा गया है। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी जुड़े हुए काम में, सड़क निर्माण, संघीय मंदिरों की देखरेख आदि पर काम करते थे। ठीक है, चलिए देखते आगे। अब क्या है आगे? नगरम व्यापारियों के संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी एवं शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम की रचना की थी। ठीक है, चलिए देखते आगे। चैप्टर नंबर क्या है? 11। इमारतें, चित्र और किताबें। ठीक है, लौह स्तंभ। महरौली जो कि दिल्ली में है, कुतुब मीनार के परिसर में, यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इनकी ऊंचाई 7.2 मीटर तथा वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इनके निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ था। इनके बनने समय जानकारी हमें इस पर खुद अभिलेख से मिलती है। इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए उसका समझते हैं आगे। ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमें शिल्पकारों की कुशलता और नमूने जैसे स्तूपों जैसे इमारतों को देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला। हालांकि स्तूप विभिन्न प्रकार आकार में आते हैं, कभी गोल, कभी लंबे, कभी बड़े और कभी छोटे होते हैं। ठीक है, चलिए समझते आगे। सब एक समानता है। प्रायः सभी स्तूप के भीतर एक छोटा डिब्बा रखा है। डिब्बों में बुद्ध या फिर अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख, उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कई कीमती पत्थर आदि सिक्के रखे रहते हैं। ठीक है, वही होता है स्तूप होता है मेरा। ठीक है, चलिए अब समझते हैं आगे। इसी धातुई मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखी मिट्टी टीला होता था। बाद में काल में इस गुंबदनुमा ढांचे की तराशे हुए पत्थरों के ढक दिया जाता था। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्तांग पथ बना होता था, जिसे प्रदक्षिण पद कहते थे। इस रास्ते को रेलिंग से घेरा दिया जाता था, जिससे वेदिका कहते थे। सांची का स्तूप। मध्य प्रदेश के इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण किया गया था। मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा करते होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवता की मुख्य मूर्ति रखी जाती थी। पुरोहित भक्त पूजा करते थे। भीतर गांव के से मंदिरों के ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था। शिखर कहते थे। अधिकतर मंदिरों के मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। महाबलीपुरम और एलोह का मंदिर, यह इसका क्या है? उदाहरण है इसका। ठीक है, आप समझते हैं आगे। स्तूप तथा मंदिरों किस किस तरह के बनाए जाते थे? पहला अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाकार खंडों कर खोदकर निकाला जाता था। यहाँ पत्थरों के काटकर छांटकर तराशने के बाद खंभों का, दीवारों, चौखटों तथा फर्शों का, छतों का आकार दिया जाता था। तब मुश्किल सबके तैयार हो जाने पर सभी जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे।
पुस्तकों की दुनिया। 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल का महाकाव्य सिलपद्दिकारम की रचना इंगालो नामक कवि ने की थी। पुरानी कहानी, पुराण शाब्दिक अर्थ प्राचीन। इन्हें विष्णु, शिव, दुर्गा, पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। पुराणों और महाभारतों दोनों ही काव्य व्यास नाम से ऋषि ने संकलित किया था। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोलीय शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी थी। इन्होंने लिखा था कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता था कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्हें ग्रहण के लिए बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। उसका देखते हैं शून्य। जो मैथ में शून्य यूज होता है ना, वो शून्य। भारत के गणितज्ञ ने शून्य की चिन्ह का आविष्कार किया है। आयुर्वेद। प्राचीन भारत के आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक थे और चरक संहिता लिखा था, औषधि शास्त्र लिखा था प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी में, और सुश्रुत संहिता के में शल्य चिकित्सा चौथी शताब्दी में इसने लिखा था। तो इस तरह से आपका संपूर्ण हिस्ट्री क्लास 6 का समाप्त होता है। यकीन मानिए कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और मैं ऐसे ही वीडियो को आप लोगों को सामने रखता रहूँगा। और इसमें साइंस पूरा हिस्ट्री तो हो ही गया आपका है, ज्योग्राफी, सिविक्स, यानी कि जितने भी चैप्टर आपके आते हैं क्लास 6 से लेकर 12 तक का मैं सब कुछ पे पढ़ाऊँगा। तो आज मैं वीडियो को ही समाप्त करता हूँ और अगले दिन आप लोगों को मैं कुछ एक्स्ट्रा क्लास 6 का फुल सिलेबस करवाऊँगा एक साथ। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। आप लोगों को अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।